आज हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया के बारे में देखेंगे। देखो, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है इकोसिस्टम ऑफ स्टार्टअप्स टू बेनिफिट इंडिया। मतलब इकोसिस्टम, स्टार्टअप का इंडिया में क्या इकोसिस्टम है, किस तरह से डेवलपमेंट स्टार्टअप का बड़ा है और कौन कौन से चैलेंजेस हैं। देखो, पहले आप एक चीज़ जान लो, पिछले 20 साल में, हमारे पिछले 20 सालों में स्टार्टअप बहुत ज़्यादा बढ़े हैं और जिसमें यूनिकॉर्न स्टार्टअप का योगदान भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन से होते हैं? यूनिकॉर्न स्टार्टअप उन्हें बोलते हैं जो स्टार्टअप 1 बिलियन के हो गए हैं, $1 बिलियन के हो गए हैं। मतलब जिनकी कैपिटल 1 बिलियन हो गई है उनको हम इस यूनिकॉर्न स्टार्टअप बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, $1 बिलियन नहीं बोलेंगे, 1 बिलियन रुपीज़ बोलेंगे, डॉलर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंट्री बन गया है यूनिकॉर्न स्टार्टअप के मामले में। पहले नंबर पर यूएसए आता है, देन चाइना आता है और देन इंडिया आता है। ये हमारा प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडिया जो है 3rd यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है कि ये स्टार्टअप कल्चर इंडिया में कैसे स्टार्ट हुआ और क्यों इंक्रीज़ हुआ। आपके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि कोई भी स्टार्टअप है या कोई भी आर्टिकल है तो वो क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, पहली चीज़, स्टार्टअप इंक्रीज़ होने से गवर्नमेंट की पॉलिसी का बहुत बड़ा यूज़ है। गवर्नमेंट ने हॉलिस्टिक इंक्लूसिव पॉलिसी डेवलप की, डेमोक्रेटिक पॉलिसी डेवलप की, जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टार्टअप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया। आप ये जानते हैं कि इनोवेशन को इंटरनेट ऑफ थिंग ने बढ़ावा दिया, इंटरनेट ने बढ़ावा दिया। आप ये अच्छे से जानते हैं कि इंटरनेट पेनिट्रेशन हमारे यहाँ बढ़ा है। इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ है, स्मार्टफोन्स आए हैं और स्मार्टफोन के आने से क्या हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। यही फाइनेंशियल इंक्लूजन की वजह है कि आज स्टार्टअप कल्चर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आप सोचते होंगे स्टार्टअप क्या चीज़ होती है, आप ये चीज़ जान लो। आप मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट भी एक तरह का स्टार्टअप था जो बंसल ब्रदर्स ने बेच दिया। दूसरी चीज़ नायका ने कैसे शो किया कि विमेन एम्पावरमेंट को बल दिया और कैसे स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया। अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल ई कॉमर्स की साइट्स हो गई, ई कॉमर्स साइट जैसे नायका हो गई, फिनटेक कंपनी हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से नायका को बल मिला स्टार्टअप के थ्रू, स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया के थ्रू, गवर्नमेंट पॉलिसी ने क्या यूज़ किया और कैसे इंडिया 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न कंट्री बन गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो यूनिकॉर्न में इंडिया 3rd लार्जेस्ट बना है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान फिनटेक कंपनी का है। मतलब फिनटेक कंपनी सबसे नंबर 1। फिनटेक कंपनी होती है जो, जैसे पेटीएम हो गई, आपकी फिनटेक कंपनी हो गई, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसने क्या किया है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दिया। आप देख सकते हैं, गांव जाएंगे आप, वहां पर क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। तो फिनटेक जो है यूनिकॉर्न में नंबर 1 पर है। देन ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स नायका हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया। देन ई कॉमर्स के बाद एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन आप जानते ही हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम भी एजुकेशन, वही रीज़न है कि आज हम YouTube के थ्रू ये एडिटोरियल डिस्कशन कर पा रहे हैं, क्योंकि एडटेक की वजह से। एडटेक क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की वजह से। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आर्टिकल के डिस्कशन से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्यों इम्प्रूवमेंट हुआ है स्टार्टअप में। पहला इंपॉर्टेंट रीजन है लार्ज मार्केट। आप जानते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल है, जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर सोचते हैं कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाए, जिससे क्या होगा, इंडिया में हमें ग्रोथ मिलेगा और हमें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। देखो, कैपिटलिस्ट सिस्टम प्रॉफिट पे वर्क करता है, तो इन्वेस्टर कैपिटलिस्ट सिस्टम में सोचते हैं वहीं इन्वेस्ट किया जाए जहां लार्ज मार्केट है। ठीक है, इंडिया 1 ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये वर्ड आप अच्छे से याद रखना, कहीं भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में, इकॉनमी में, कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं जिसकी वजह से कि स्टार्टअप कल्चर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है। आप कोविड-19 को जानते ही हैं। कोविड-19 के आने से क्या हुआ कि इसे ब्लेस्ड डिस्गाइज्ड माना गया। ब्लेस्ड डिस्गाइज्ड क्या होता है? ब्लेस्ड डिस्गाइज्ड बोलते हैं कि ये
बहुत बुरी आपदा थी, इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, एक अशुभ साल थे हमारे लिए, मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, ये ब्लेसिंग लाया। ब्लेसिंग किस तरह से लाया, इसने क्या किया, डिजिटलाइजेशन को बढ़ाया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बढ़ाया। इसकी वजह से क्या हुआ, स्टार्टअप कल्चर इमर्ज हुए और डिजिटलाइजेशन से फिनटेक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला, इंटरनेट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिला, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप आया। क्यों, देखो इसके स्टार्टअप कल्चर के में क्यों में आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें आई। देखो आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कस कर लेते हैं जो आपके प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जान लो, कोई भी कंपनी या एंटिटी होती है, उसको स्टार्टअप फुलफिल करने के लिए कुछ क्राइटेरिया और कुछ पैरामीटर है जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरिया है, कंपनी एज। कंपनी एज जो है शुड नॉट एक्सीड 10 ईयर, मतलब 10 साल से पुरानी नहीं होना चाहिए, तभी वो स्टार्टअप कंपनी कहलाएगी। कंपनी का टाइप क्या होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, पार्टनरशिप फर्म और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होना चाहिए। एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर में। ओरिजिनल एंटिटी मतलब वो ओरिजिनली बनी हो, वो किसी से स्प्लिट होकर ना बनाई गई हो, रिकंस्ट्रक्ट ना की गई हो, एक नया बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। इनोवेशन और स्केलेबिलिटी मतलब उसके अंदर इनोवेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट की कैपेसिटी होना चाहिए और वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेसिटी होना चाहिए। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब इनिशिएटिव क्या लॉन्च किए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि स्टार्टअप कल्चर को बल मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2016 में, स्टार्टअप इंडिया। इस स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। इसमें स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिसको सिडबी ने डेवलप किया। स्टार्टअप इंडिया के अंदर आप ये चीज़ जान लो क्या था कि आपको इंसेंटिव मिलते थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मिलता था, अटल टिंकरिंग लैब के थ्रू आपको एक ऐसा हॉलिस्टिक इन्वायरमेंट मिलता था कि ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप में एक्सपेरिमेंट कर सकें। देखो तुमने सैंड बॉक्स टेक्निक सुनी होगी, एक सिडबी ने लॉन्च की थी सैंड बॉक्स टेक्निक्स, ये फिनटेक के लिए थी। सैंड बॉक्स टेक्निक ये क्या था, इसमें सैंड बॉक्स टेक्निक में आप पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर सिटी में आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर आप फिनटेक में स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं और फिनटेक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सकते हैं। तो सैंड बॉक्स टेक्निक का मतलब ही है कि सैंड को बार बार तोड़ मरोड़ सकते हैं। तो इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अदर फंडिंग मैकेनिज्म क्या बनाए गए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च की गई, फंड फॉर स्टार्टअप किया गया, क्रेडिट गारंटी स्कीम स्टार्टअप लॉन्च किया गया, प्लेटफॉर्म फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप एक निधि प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये निधि फैसिलिटेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसमें क्या है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलेंगे। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंट मतलब डिफेंस में कैसे इनोवेशन लाए स्टार्टअप, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री ने फैसिलिटी प्रोवाइड की किस तरह से आप डिफेंस में इनोवेशन ला सकते हैं। मीति मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा अलाइड सेक्टर जो हैं जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इनको बढ़ावा दिया जा सके। अब इम्पैक्ट क्या हुआ स्टार्टअप का, देखो इम्पैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इम्पैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कैसे स्टार्टअप ने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन्हेंस की। देखो 47% जो स्टार्टअप हैं वो टीयर 2 टीयर 3 सिटी में है। इस टीयर 2 और 3 सिटी में डेवलप होने से क्या हुआ, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। विमेन एम्पावरमेंट पर कैसे इम्पैक्ट पड़ा, जो 47 रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं उसमें एटलीस्ट 1 विमेन डायरेक्टर है। इससे क्या हुआ, आप अगर विमेन एम्पावरमेंट लिख रहे हैं तो आप उसके बाद एग्जाम्पल जरूर डालिए। एग्जाम्पल से एग्जामिनर समझ जाता है बंदे ने वास्तव में हॉलिस्टिक स्टडी की। जैसे नायका आप डाल सकते हैं, नायका
विमेन डायरेक्टर थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की की, और भी बहुत सारी विमेन स्टार्टअप थी, ठीक है। राइज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या हुआ, जैसे जैसे स्टार्टअप डेवलप हुए तो इंडिजीनियस रिसर्च को बल मिला। इंडिजीनियस रिसर्च का क्या मतलब है कि हम फॉरेन से जो आइडिया लेते थे उसे इंडिया में इंप्लीमेंट कर देते। जैसे मान लो फॉरेन में कोई ड्रग बनी, अब उसी का बेस हमने डेवलप कर दिया। जैसे फॉरेन में कोई मशीन बनी, इंटरनेट ऑफ थिंग रोबोट, उसकी कॉपी करके हमने इंडिया में डेवलप कर दिया। तो इस तरह की चीज़ को घटाने के लिए और रिसर्च को बढ़ावा मिला, क्योंकि फंडिंग और फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन का जो हमारे डॉलर मिलने लगे, ठीक है। प्रमोट डेमोक्रेटाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिविटी, इस फिनटेक स्टार्टअप ने क्या किया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। पेटीएम मनी हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, आप डिसेंट्रलाइज रूप से कहीं भी पैसा पे कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, स्टार्टअप गांव-गांव में गए और उन्हें पैसे का अभाव ना होते हुए इजीली मनी मिली, और इजी मनी से क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए और बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टर, इन्होंने क्या किया, न्यू इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया। जैसे जैसे आपके आइडियाज़ बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपकी एजुकेशन लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे आइडियाज़ बढ़ते हैं। जब आइडियाज़ आपके पास आते हैं तो आप अच्छा आइडिया इन्वेस्टर को देते हैं तो ईजिली आपको फंड मिलता है, तो न्यू इन्वेस्टर आपको मिले। अब चैलेंजेस देख लो क्या है। लेस फोकस ऑन एग्रीकल्चर, क्या किया इन स्टार्टअप ने एग्रीकल्चर पर बहुत कम फोकस किया है। 5.18% इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम स्टार्टअप हैं, मगर स्कोप बहुत है कि आप ड्रोन टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, फर्टिलाइज़र ला सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ला सकते हैं। पीएम संपदा योजना की हेल्प लेते हुए बहुत सारे आप इनिशिएटिव स्टार्ट करते हैं। लो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब क्या हुआ, क्या जैसे न्यू स्टार्टअप आए, इन्होंने फॉरेन से आइडिया उठाए और उनकी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया कि आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बल नहीं दिया। फ्लिपिंग क्या है, रजिस्टर फॉरेन कंट्री में जो रजिस्टर है, इंडिया में उसे एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कर दिया। तो उससे हमारे इंडिया को कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, ज़्यादा का मतलब बहुत कम बेनिफिट हुआ, बेनिफिट तो हुआ। इनकम टैक्स का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे जैसे एग्जाम्पशन मिले इनकम टैक्स में, उसमें स्टार्टअप ने कोई भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठाया। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने स्टार्टअप को ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। जैसे अटल टिंकरिंग लैब है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है स्टार्टअप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, मगर और भी ज़्यादा स्टैंडर्ड और भी ज़्यादा हॉलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत थी। अनसर्टेनिटी विद फंडिंग, मतलब जो न्यू स्टार्टअप आए उन्हें फंड को इशू करने के लिए पॉलिटिसाइजेशन की वजह से और पॉलिटिक्स की वजह से उन्हें फंड इजीली नहीं मिला। अब रिकमेंडेशन क्या दी गई कमेटी के द्वारा, क्या कहा गया कि एडवांस टेक्नोलॉजी को आपको कैप्चर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एडवांस टेक्नोलॉजी को कैप्चर करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कैप्चर करते हैं, डेटा एनालिटिक्स करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं रिसोर्सेज का, तो इससे क्या होगा, हमारी स्टार्टअप कल्चर और हार्नेस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन इंडिया में आ सकता है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स को फोकस देना चाहिए, जो बहुत कम फोकस दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या गई है कि रेगुलेटरी रिलैक्सेशन देना चाहिए। देखो इंडिया में क्या होता है, आज़ादी के बाद से ही आपने सुना होगा कि बहुत करप्शन ज़्यादा था, मगर 1991 में लिबरलाइजेशन आया, एलपीजी रिफॉर्म आए, उसकी वजह से क्या हुआ, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुए। तो अभी भी जो रेगुलेशन हार्ड है उन्हें कम करने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इजी सिस्टम लाने की ज़रूरत है, और हर टाइम टैक्स की नोटिस ना भेजने की ज़रूरत है। डायनामिक टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड, मतलब जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो डायनामिक होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए वन अप्रोच फिट ऑल, मतलब एक ही अप्रोच की नहीं होना चाहिए, हर कहीं अलग अलग टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटी होना चाहिए। टैलेंट गैप को फिल करने की ज़रूरत है, स्टार्टअप में जो टैलेंट नहीं आना पा रहा है उसको आना चाहिए, और इनकरेज पार्टनरशिप को इनकरेज करना चाहिए। आप यहाँ पर एक चीज़ और जान लो, चैलेंजेस में क्या है कि फॉरेन इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा आते हैं इन कंपैरिजन टू इंडियन इन्वेस्टर। इसका रीज़न क्या है, इंडियन इन्वेस्टर अनविलिंग है, वो घबराते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट को एक एश्योरेंस देना चाहिए कि किस तरह से आप इंडिया के स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको हम एश्योरेंस देते हैं, आपको कोई भी नुकसान होने नहीं देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।